हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज द 9th लेक्चर्स इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। हम लोगों ने 8 लेक्चर्स तक कोऑर्डिनेशन नंबर का कैलकुलेशन सीख लिया था कि किस तरह से हम डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक अरेंजमेंट एंड चार्ज रेशियो के बेसिस पर। ऑलराइट, आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नियरेस्ट में एक एटम के रेस्पेक्ट में कितने एटम्स आ सकते हैं और उसका क्या डिस्टेंस होगा, उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग काम कर चुके हैं। एक तरह से देखेंगे तो कर चुके हैं वो काम, क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख रखा है पहले से ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड नियरेस्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे और उसका डिस्टेंस क्या होगा, थर्ड नियरेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एटम हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा और नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा फॉर डिफरेंट सिस्टम, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्या डिफेक्ट्स को भी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सॉलिड को भी पढ़ेंगे। मैक्सिमम को हम लोग आज कवर करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस में सबसे पहला जो हमारे पास सिस्टम हो जाता है वो क्या हो जाता है, सिंपल क्यूबिक। देखो, सिंपल क्यूबिक को हम लोग सिंपली बना सकते हैं, इसमें टफनेस नहीं है। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम मौजूद होता है वो कहाँ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, एटम्स और आयंस ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। नो डाउट, जो पहला जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं इस एटम को मार्क करूं, इस कॉर्नर एटम को, तो जो पहला जो डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा, ए डिस्टेंस होगा। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रखा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबसे नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, तो वापस इस पर हम लोग आ नहीं रहे। बट मैं एक ट्रिक आपको सिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास ए का कोई भी मल्टीपल आए, ए या फिर 2a या फिर a/2 या फिर 3a, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो हमेशा कितना आएगा, वो 6 आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास √2 का कोई भी मल्टीपल आए, चाहे वो a√2 हो, चाहे वो a2 यहाँ पर 2a√2 हो, या फिर 2a/√2 हो, ऐसा कुछ भी रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 12 आएगा। ये आपको ट्रिक सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा स्ट्रक्चर बनाकर एटम काउंट करें। ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है एग्जाम के वक्त। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर किसी तरह का √3 का मल्टीपल है, चाहे वो a√3 हो, या फिर 2a√3 हो, या फिर यहाँ पर 3a√3 हो, इस केस में यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके अलावा 2 और डिस्टेंस है जहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर जैसे कि आपके पास a कंप्लीट अगर √3/2 है, या फिर a यहाँ पर क्या है, √11/2 है, इसके केस में नंबर ऑफ एटम जो आता है वो 24 आता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करो, नियरेस्ट डिस्टेंस, नंबर ऑफ एटम्स का अपने आप अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पहला डिस्टेंस जो होगा, फर्स्ट नियरेस्ट वाला जो डिस्टेंस होगा, वो तो हो जाएगा ये, दिस इज द फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि सेकंड नियरेस्ट फिर कौन सा हो सकता है, तो सेकंड नियरेस्ट ये हो जाएगा अलोंग द फेस डायगोनल, दिस विल बी व्हाट, ये हमारा सेकंड नियरेस्ट हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या, थर्ड नियरेस्ट का इसी कॉर्नर के रेस्पेक्ट में, तो थर्ड नियरेस्ट क्या हो जाएगा, ये a√3 डिस्टेंस पर होगा, एंड दिस इज नथिंग बट ए थर्ड नियरेस्ट। आपको पता है कि फर्स्ट नियरेस्ट तो a डिस्टेंस पर है, जबकि सेकंड नियरेस्ट हमारा क्या है, ये हमारा a√2 डिस्टेंस पर है। अब इसके बेसिस पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या, नियरेस्ट वाला कॉलम आप बना सकते हो।
दूसरा हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट नियरेस्ट में कितना क्या डिस्टेंस है, तो ए नंबर ऑफ एटम्स कितना है 6। सेकेंड नियरेस्ट पर डिस्टेंस क्या है a√2, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 12। याद करो ना, जैसे कि लोग एफसीसी के लिए निकाले थे, वहां पर भी जो था, जो नियरेस्ट एटम था वो किस में निकला था, a√2 डिवाइडेड बाई 2 में निकला था। आप देखो वहां पर जाकर सेंटर में एटम होता है एफसीसी में, तो जो नियरेस्ट एटम क्या होता है a√2/2, तो वो किसका मल्टीपल हुआ, वो इसी का तो हुआ, √2 का ही तो मल्टीपल हुआ, इसीलिए वहां पर 12 एटम भी निकला था। और वहां तो मैंने पूरा समझा भी दिया था कि किस तरह से 12 हो रहा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देखकर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप थर्ड में अगर आप देखोगे तो a√3, ये क्या हो जा रहा है, a√3 का यहाँ पर मल्टीपल है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, यहाँ तक चले गए, दैट इज सफिशिएंट। फोर्थ और फिफ्थ जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ भी बोलेगा तो आप दूसरा क्यूब बनाओ, आपको आइडिया लग जाएगा कि फोर्थ नियरेस्ट किस डिस्टेंस पर होने वाला है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसमें आते हैं, नेक्स्ट सिस्टम पर आते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में मान कर चलो मेरे पास क्या है, बीसीसी सिस्टम है। बीसीसी सिस्टम में हमारे पास जो एलिमेंट होता है, सिस्टम जो होता है, पहले इसमें सिस्टम बना लेता हूँ। यहाँ पर सिस्टम में क्या होगा, एटम कॉर्नर में होगा और बॉडी के सेंटर में होगा। तो मैं इस सिस्टम को पहले क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर एटम क्या है, कॉर्नर में होगा और यहाँ पर बॉडी के सेंटर में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नियरेस्ट किस डिस्टेंस पर आ सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो नियरेस्ट है, अगर मैं इसको ही मान लेता हूँ, इस कॉर्नर एटम को ले लेता हूँ, तो पहला जो नियरेस्ट है ये आपको क्या किस में मिलेगा, a√3/2 डिस्टेंस पर मिलेगा। और ये √3 का मल्टीपल होने की वजह से, पहले वाले जो मैंने लिख रखा था उसको ध्यान में रखना, √3 के मल्टीपल होने की वजह से यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मेरे पास ये हो गया हमारे पास नियरेस्ट का कॉलम, दिस इज नथिंग बट ए नियरेस्ट कॉलम। उसके बाद हमारे पास हो जाता है क्या, डिस्टेंस का कॉलम। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एटम्स का कॉलम। तो नंबर ऑफ एटम्स का कॉलम ये हो गया। फर्स्ट नियरेस्ट का अगर मैं बात करूं तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है, a√3/2। ऑफ कोर्स √3 का मल्टीपल है तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा 8। इसके बाद अगर मेरे पास सेकंड नियरेस्ट का बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नियरेस्ट जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट ए, ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। और इस वजह से जो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा 6। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या, थर्ड नियरेस्ट का, अब देखो थर्ड नियरेस्ट निकालने का किस तरह से तरीका है। आप यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर अलोंग द फेस डायगोनल भी आप देख सकते हो। फेस डायगोनल हम लोग देखेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a√2 आएगा, ठीक है। a√2 का मतलब क्या हो गया, दैट इज a × 1.414, ये चीज आप देख सकते हो। और यहाँ पर क्योंकि ये बॉडी सेंटर है तो एक और क्यूब आप बनाकर देख सकते हो, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। एक और सिस्टम अगर आप बनाकर देखोगे तो यहाँ पर भी बॉडी सेंटर में एक एटम है, ये भी डिस्टेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने का जरूरत है नहीं, a√2 का वैल्यू ऑफ कोर्स ये पास ही पड़ रहा है, ये यहीं पर पड़ रहा है। और ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे ना तो निकालने का तरीका तो आपको सिखाया ही गया था। ये डिस्टेंस आपका कितना निकलेगा, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, a√11/2, ये कुछ इतना निकलेगा, ठीक है। अब 11/2 निकल रहा है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इसका वैल्यू जो होगा वो, जैसे कि अगर मैं 3×3 = 9, √11 का अगर मैं बात करूँगा तो ये कुछ वैल्यू 2 पॉइंट से तो समथिंग हाई ही निकलेगा, 1.6 समथिंग इस तरह का निकलने वाला है। इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 1.65 समथिंग निकलेगा और इसका वैल्यू क्या निकलेगा 1.414। तो मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड नियरेस्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, a√2 होगा और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 12 आएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ नियरेस्ट का अगर मुझे कोई पूछ दे, अगर ऐसा पूछता तो है नहीं, लेकिन अगर पूछ दे तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, वो क्या होने वाला है, √11 डिवाइडेड बाई 2, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का 24। और उसके बाद अगर कोई फिफ्थ नियरेस्ट यहाँ पर पूछ दे तो यहाँ पर तब जाकर क्या आएगा, a√3 आएगा, जिसमें फिर जाकर क्या होने वाला है, यहाँ पर a√3 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है कि किस तरह से यहाँ डिस्टेंस निकाला जा रहा है। ये डिस्टेंस जो है दिस इज a√11/2। कैसे निकाला जा रहा है, शुरुआत की वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। भाई ये जो डिस्टेंस है वो a हो गया और ये हो गया क्या, a/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द फेस डायगोनल। ये कितना डिस्टेंस होगा, a√2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस पता है हमें, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू a√11/2। और इसका जो वैल्यू होने वाला है बच्चे, ये चीज़ ध्यान में रखना, 1.65। बस इसी वजह से ये किससे बड़ा है, ये इस पूरे बॉडी डायगोनल, बड़ा नहीं बोलेंगे, स्मॉल है, किससे, बॉडी डायगोनल से स्मॉल है वो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा BCC का खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, अगर हमारे पास FCC सिस्टम है, इफ़ यू हैव FCC सिस्टम, जो क्या होता है, जिसका लैटिस क्या होता है, जिसका लैटिस CCP होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर FCC में होता क्या है, एटम का पोजीशन हम किस तरह से दिखा सकते हैं, तो FCC में एटम कॉर्नर में होगा, नो डाउट। इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर में होगा और सभी के सभी फेस के सेंटर में होता है। इसी तरह से सिस्टम होता है, हम लोगों ने इसी तरह से देखा है। अब देखो मैं किसी एक को मार्क कर रहा हूँ, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि नियरेस्ट जो एटम होगा वो तो इसी डिस्टेंस पर मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, नियरेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नियरेस्ट पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, दैट इज a/√2। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू 12। कभी भी √2 का मल्टीपल हो तो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। इसके अलावा अगर मुझे कोई पूछ दे कि सेकंड नियरेस्ट में कौन सा एलिमेंट आने वाला है, तो देखो सेकंड में हमारे पास एक तो ये डिस्टेंस हो जा रहा है a वाला, ठीक है, और एक यहाँ पर ये डिस्टेंस है। अब देखना है कि कौन सा है ये डिस्टेंस, जो अगर आप निकालते हो तो ये निकलेगा कितना, a√3/2, ये डिस्टेंस निकलेगा। आप निकाल कर देख सकते हो, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ये आप हाफ ऑफ दी फर्स्ट डायगोनल होगा, और ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आप निकाल सकते हो डिस्टेंस को। तो यहाँ पर देखो जो सेकंड नियरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास a, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना आ सकता है 6। लेकिन अगर थर्ड नियरेस्ट का कोई बात करे तो यहाँ पर थर्ड नियरेस्ट में क्या आ जाएगा, a√3/2। ये कुछ इस तरह से डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, अगेन 24 एटम। हाँ, उसके बाद अगर कोई डिस्टेंस का बात करता है, जैसे कि फोर्थ नियरेस्ट का बात कर ले, तो फोर्थ नियरेस्ट में आप क्या कर सकते हो, a√2 आ जाएगा, डेडली फेस डायगोनल का एटम आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर अगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 एटम आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नियरेस्ट, नंबर ऑफ एटम्स एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करो आप, उसके जस्ट बाद आप उस ट्रिक को यूज करो जो शुरुआत में बताया हूँ, कौन किसका मल्टीपल है, और उसके बाद आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया गया बहुत सारे ये में, जैसे कि अगर आप देखोगे किसमें, NaCl के रेस्पेक्ट में, NaCl के रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछते कि सोडियम प्लस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट बताओ, कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ना कि Cl- इसका पोजीशन क्या होता है, तो ये हमारा ये एक तरह से CCP लैटिस बनाता है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि Cl- ये करता क्या है, CCP लैटिस बनाता है, और CCP लैटिस का यूनिट सेल क्या होता है, FCC होता है। और Na+ कहाँ मौजूद होता है, तो Na+ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद होता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक लैटिस पहले तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो लैटिस तैयार करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लैटिस तैयार करके बना दे रहा हूँ, और उसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सी स्मॉल साइज में ही बनाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो बनाने का भी बहुत ही सिंपल मेथड है, और इसको ना आप हमेशा इस चैप्टर को स्ट्रक्चर बना बना कर ही प्रैक्टिस करना। अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो इससे कहीं पर इमेजिनेशन करने में आपको दिक्कत होगा। और ये चैप्टर क्या होता है, कम्प्लीटली इमेजिनेशन बेस्ड होता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो कितना फास्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि बना बनाया स्ट्रक्चर में यूज करूँ, इसको बनाया जा सकता है और मैं बनाकर दिखा भी दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि सीसीपी लैटिस कौन बना रहा है, सीएल माइनस। सीसीपी लैटिस बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सभी के सभी कॉर्नर में होगा, तो यहाँ पर ये कॉर्नर में है, तो मैं इसको इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द कॉर्नर, ये है कॉर्नर। ये बड़े में से लैटिस के रेस्टोरेंट में बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, कॉर्नर है। और कहाँ पर मौजूद होगा सीएल माइनस, सभी के सभी फेस के सेंटर में होगा। तो यहाँ पर फेस का सेंटर है, पीछे वाले फेस के सेंटर लेफ्ट वाले में, बॉटम वाले में, राइट वाले में। पीछे वाले फेस के सेंटर में होगा सीएल माइनस और फ्रंट वाले फेस के सेंटर में होगा। रह गया Na प्लस कहाँ होगा, तो यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ। मान लो कि Na प्लस का पोजीशन को मैं किसे दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो Na प्लस कहाँ होगा, हर एक एज के सेंटर में होगा। तो हर एक एज के सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया था, तो यहाँ पर भी हो सकता है Na प्लस, यहाँ पर भी हो सकता है। तो सभी के सभी एज के सेंटर में मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि किस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एज के सेंटर में। हमारे पास यहाँ पर हो सकता है, इस जगह में, यहाँ भी हो सकता है एज के सेंटर में Na प्लस, और कहाँ होगा, इस जगह में हो सकता है, ओके। और यहाँ भी हो सकता है Na प्लस। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नियरेस्ट आसानी से निकाल सकते हो। लेट्स सपोज दैट हम लोग यहाँ पर बॉडी के सेंटर में ही बता देते कि Na प्लस और कहाँ पर होगा, एक बॉडी के सेंटर में भी होगा यहाँ पर, ओके। तो अगर मैं Na प्लस के रेस्पेक्ट में देखूँ, आप देखो ना, Na प्लस के रेस्पेक्ट में सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, Cl माइनस ही होगा, अपोजिट चार्ज। मैं यहाँ पर Cl माइनस को किस कलर से दिखाया हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। Cl माइनस को मैं यहाँ पर येलो कलर से दिखा रखा हूँ। अब देखो यहाँ पर 1 बाय 1 अब इस पर वर्क करते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सेंटर में Na प्लस है, और Na प्लस के रेस्पेक्ट में सबसे नियरेस्ट एटम कौन होगा, Cl माइनस। Cl माइनस कहाँ पर दिख रहा है, ए डिस्टेंस पर दिख रहा है। एक तो यहाँ पर देखो, पीछे अगर जाते हो यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर आपके पास क्या है, आपके पास ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो आपको देख रहे हो आप, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, A/2। तो यहाँ पर फर्स्ट नियरेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा A/2। कितना है यहाँ पर, 6 Cl माइनस होगा। देखो आगे में इधर 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, तो 6 यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस होगा फर्स्ट नियरेस्ट में। उसी तरह से सेकेंड नियरेस्ट का अगर मैं बात करूं तो देखो Na प्लस के चारों ओर Cl माइनस। अब Cl माइनस के चारों ओर फिर क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला A√2 डिस्टेंस पर। कहने का मतलब हुआ कि A√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 12 Na प्लस मिलेगा। ये हो गया हमारे पास क्या, सेकेंड नियरेस्ट के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या, यहाँ पर मैं थर्ड नियरेस्ट का बात करता हूँ, तो फिर से यहाँ पर क्या आने वाला है, क्या टच हो गया, ऑल राइट कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखना, थर्ड नियरेस्ट का बात करते हैं, तो थर्ड नियरेस्ट में आ जाएगा हमारे पास वापस से क्या, Cl माइनस। तो Cl माइनस हमारे पास किस कलर से है, येलो कलर से है। वो किस डिस्टेंस पर मिलेगा हमें, तो ये पर A√3/2
इसमें कितने एटम मिलेंगे 8, यहाँ पर Cl माइनस मिलेंगे। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, सोडियम प्लस। अगर मुझे यहाँ पर Cl माइनस के रेस्पेक्ट में काम करना है तो फर्स्ट नियरेस्ट में उसी तरह से Cl माइनस हमारे पास क्या है, तो ये इस तरह से इस डिस्टेंस पर मौजूद है। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नियरेस्ट में Cl माइनस के रेस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। a/2 डिस्टेंस पर क्या मिलेगा, हमें 6 Na प्लस मिलेगा। आप देख सकते हो, मान लो कि ये हमारे पास ये है Cl माइनस, और Cl माइनस का पहला जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है, Na प्लस के साथ a/2 डिस्टेंस पर रही है। a/2 है मतलब a का मल्टीपल है, तो 6 Na प्लस। 6 सेकेंड नियरेस्ट में कितना में मिलेगा, तो a/√2, दैट मीन्स a√2 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा, यहाँ पर 12 Cl माइनस मिलेगा। थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर a√3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा क्या 8 Na प्लस मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट नेबरिंग निकाल सकते हैं। आप इसको निकाल लिए, बाकी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल चेक कर लो ना, उसके बाद आपको नंबर निकालने में कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम लोग के पास एक है क्या, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। व्हाट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। इम्परफेक्शन का मतलब ये हुआ कि देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स विच इज 100%, जिसके पास 100% परफेक्ट नेचर हो। ओके, चाहे वो उसका एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो उसका अरेंजमेंट हो, किसी भी तरह का सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो देयर इज नथिंग, कुछ भी हमारे पास परफेक्ट नहीं है। हर एक चीज में क्या है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगा। इतना तक ये भी बोला गया, इवन एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर 100%, अगर आप सोच रहे हो कि प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा, ये पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, बट 0 केल्विन टेम्परेचर आप अचीव तो करके दिखाओ। 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव हो सकता है क्या, जहाँ इंट्रोपी 0 हो? तो हमें ये तो पता है ना थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में कि 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता है। और उसी टेम्परेचर पर हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, कि हमारे पास 100% प्योर या फिर 100% विदाउट इम्परफेक्शन हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। एंड दैट टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड, उस टेम्परेचर को आप अटेंड नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी टेम्परेचर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बताया गया है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें क्या है, परफेक्ट अरेंजमेंट है, देयर इज नो इम्परफेक्शंस। ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट अरेंजमेंट है, इस तरह का सिस्टम। ठीक है, आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एनी डेविएशंस, व्हाट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, एनी डेविएशंस फ्रॉम perfectly ordered arrangement of atoms or ions or molecules in crystal is called imperfection। अगर किसी भी तरह का डेविएशन हो रहा है, थोड़ा भी इधर उधर अगर आयंस हो गया, तो उससे क्या बनेगा, हमारा इसमें डिफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, उसी को क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, क्या बोला गया है, क्रिस्टल इन नेचर आर नॉट परफेक्ट। नेचर में जो भी क्रिस्टल्स है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो दे डू नॉट पोजेस परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्या, जस्ट इज डिफेक्ट्स। अगर हमारे पास इम्परफेक्शन है तो कितने टाइप्स के इम्परफेक्शन हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये चीज़ हमें सीखना जरूरी है। सो डिफेक्ट्स में आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली ऐसे तो हम लोग को 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया अलग अलग बुक में, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट डिफेक्ट है और लाइन डिफेक्ट है। ऑलराइट, इसके अलावा प्लेन डिफेक्ट भी होता है, बट उसे पढ़ना जरूरी नहीं है, वो सिलेबस में जनरली पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रॉडली 2 टाइप्स में मैंने इसको क्लासीफाई किया है। सो पहला क्या है, हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है, और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को ध्यान में रखना है कि किसी तरह का डेविएशन आ गया, जैसे कि ये सारा आइडियल अरेंजमेंट था, एक पॉइंट बीच में आ गया,
ठीक है, किसी तरह का इम्प्योरिटीज आ गया या कुछ भी आ गया, उसके वजह से क्या आया, यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ। तो इसके रिलेशन मैंने लिख रखा है कि पॉइंट डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये आइडियल अरेंजमेंट है, साइड साइड अगर आप देखोगे इसमें तो किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, बट इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअस होने वाला था लाइन वो मिसिंग है या फिर किसी तरह का लाइन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी तरह का डेविएशन आ चुका है। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइन डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट दैट इज एंटायर द रो ऑफ लैटिस पॉइंट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द लाइन डिफेक्ट्स, किस तरह से ये डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर डिसलोकेशन हुआ है, किसका, एज डिसलोकेशन हुआ है, डिसलोकेट कर गया है, दूसरा जगह आ गया है, इस वजह से यहाँ पर क्या आया, लाइन डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये डेविएशन आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द आइडियल अरेंजमेंट। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट डिफेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो इसमें जो पहला जो कैटेगरी होता है दैट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई डिफेक्ट्स तो होगा लेकिन उसके जनरल फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी होता है, जहां पर डिफेक्ट्स होने की वजह से या तो केटायन ज्यादा हो जाएगा या तो केटायन कम हो जाएगा कंपेयर टू एनायन। तो उस तरह के क्या कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, जो कि जनरल स्टोकियोमेट्रिक को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एक वन बाय वन एग्जांपल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, लास्ट वन दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, किसी तरह का अनदर एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है प्योर क्रिस्टल सॉलिड में, और उसमें वो फिर क्या करता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कारण बनता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसमें, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में। इफ इम्परफेक्शंस इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो ऑफ द केटायंस एंड एनायंस रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। हो सकता है कि एक केटायन गया क्रिस्टल से बाहर, एक एनायन भी गया क्रिस्टल से बाहर, तो उससे केटायन और एनायन के नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, जैसा फॉर्मूला होगा वैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो the same as represented by molecular formula, the defect is called what, stoichiometric defect। यहाँ पर ये बात बोला गया है, इस तरह का डिफेक्ट जनरली क्या कहलाता है, these defects are also called thermodynamic defect और intrinsic defect। इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या फिर इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म में। तो वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या, व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ये चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वैकेंसी, ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, इट इज रिटन वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, सो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, मान लो कि एक एटम ये बाहर चला गया और इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, वैकेंसी क्रिएट होगा, और इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ऑफ कोर्स कहीं पर अगर वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो डेंसिटी लो होगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। और अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एटम बाहर चला जा रहा है तो ऑफ कोर्स वेट कम होगा। जो स्पेस जो है हमारा, ये तो 2D फॉर्म में है, तो लेकिन हमारा सॉलिड क्या होता है, वो तो 3D में होता है, वो स्पेस तो उतना ही रहने वाला, इस वजह से यहाँ डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताया गया है कि दिस जनरली अराइजेस ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लिखना चाहिए, नॉट एडजॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के एब्जॉर्प्शन के वजह से फ्रॉम द सराउंडिंग विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है डेंसिटी, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हमारे पास इसके लिए और एक पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ वैकेंसीज इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टल। ऑफ कोर्स रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, जितना वैकेंसी क्रिएट होगा उतना ज्यादा रैंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज करता है, सो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दे रखा है,
ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है तो छोटा देख लेना। इट इज रिटेन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो वॉइड्स बने होते हैं ना सिस्टम के अंदर, मतलब सॉलिड क्रिस्टल में, उस वॉइड्स में कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई हो जाता है। बाकी मैक्सिमम वॉइड्स क्या होता है, खाली होता है। कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स क्या हो जाता है, वो ऑक्यूपाइड हो जाता है सेम एटम से, और उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या कहला रहा है, दिस इज द इंटरस्टिशियल साइट्स। और इस इंटरस्टिशियल साइट्स में हमारे पास अगर कोई एटम मौजूद है तो उससे क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसमें हमारे पास क्या बोला, क्योंकि एक्स्ट्रा एटम वॉइड्स में ऑक्यूपाई कर रहा है, नो डाउट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दीज वैकेंसीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल्स। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन द क्रिस्टल इंक्रीजेज, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसको अब मैं समराइज कर दे रहा हूँ। दोनों का दोनों डिफेक्ट जो है ये बहुत ही सिंपल डिफेक्ट है, और ये आयनिक कंपाउंड में ऑब्जर्व नहीं होता, नॉन आयनिक में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर जनरली शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ सिंपल डिफेक्ट्स। आयनिक सॉलिड इस तरह का डिफेक्ट्स नहीं शो करता, इंस्टेड दे शो शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कुछ स्पेशल टाइप का डिफेक्ट शो करता है जिसका नाम रखा गया है साइंटिस्ट के बेसिस पर शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये सब है क्या, सो देखो यहाँ पर देखो शॉटकी डिफेक्ट क्या है, इट इज रिटन एज शॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट। ओके, सो शॉटकी डिफेक्ट में मान लेता हूँ कि केटायन और एनायन का इस तरह से अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मिसिंग होता है अपने लैटिस साइड से। मेरा बात समझ रहे हो, अपने लैटिस पॉइंट से, लैटिस साइड से वो मिसिंग होगा, बट देयर नंबर विल बी मस्ट बी इक्वल, उनका नंबर इक्वल होता है। क्योंकि देखो किसी भी तरह का आयनिक डिफेक्ट, आयनिक सिस्टम में डिफेक्ट हो, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स साइट्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ऑफ कोर्स इस तरह का अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद रहेगा, बहुत ज्यादा क्या, कम भी रहेगा, किसी भी तरह का रहेगा, तो वो तो डेंसिटी को लोअर ही करेगा। ठीक है, अगर एटम यहाँ से बाहर चला जा रहा है, आयन से बाहर चला जा रहा है, तो डेंसिटी लोअर ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच एग्जिबिटिंग द व्हाट शॉटकी डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर देखो पहला आपको ध्यान में रखना है कि शॉटकी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स दिखाता है, और आयनिक कंपाउंड्स में भी वो ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ऐसा मत समझना कि कोई लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला शॉटकी डिफेक्ट दिखाएगा। भाई हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले से ना चांसेस है कि कुछ बाहर रह जाए या कुछ बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कंडीशन दिखा रखा है क्या, एंड स्मॉल डिफरेंस इन साइज एंड आयंस। केटायन और एनायंस में जो साइज का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगर केटायन एब्सेंट होगा तो एनायन भी एब्सेंट होगा, यही वजह है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो। और कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr एंड CHCl। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है हमारे पास क्या, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। ये तो पॉइंट हम लोग पहले देख रखे हैं। मैथमेटिकली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स, फॉर दैट दिस इक्वेशन इज गिवन। ये इक्वेशन हमारा गिवन है। ये हमारा एनर्जी है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स, और कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो शॉटकी डिफेक्ट आता है गिवन टेम्परेचर में 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज बोला जा रहा है। दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट्स इज 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब। बट द कंडीशन इज दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में Na प्लस और Cl माइनस कितना होता है, 10⁻22। तो मैं इसके रेस्पेक्ट में क्या बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, जहां पर Na प्लस और Cl माइनस है, उसमें से अगर 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब अगर डिफेक्ट्स ही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज 1 शॉटकी डिफेक्ट फॉर 10⁻16। 22 से 6 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा,
यहाँ पर 10^16 रह जाएगा। सो यहाँ पर 1 शॉट के डिफेक्ट्स हो रहा है पर 10^16 आयंस के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ भी आपको समझना है एंड ये सारा डिफेक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्या, फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और यहाँ पर कुछ खास क्या है, दैट इज द फ्रेंकेल, FRENKEL, फ्रेंकेल डिफेक्ट। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो इसमें किसी तरह का आयंस इधर उधर जाता नहीं, बाहर कोई नहीं जाता, बस यहाँ पर एनायन का साइज काफ़ी बड़ा होने की वजह से और केटायन बहुत छोटा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर केटायन वॉइड्स में रह जाता है और यहाँ पर इस जगह में खाली स्पेस रह जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स बन जाता है, एक तरह से मैं बोलूँगा, मतलब ये वैकेंट रह जाता है, वैकेंट साइड बन जाता है। ओके तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कोर्स मेंटेन रहेगा, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है ये डिसलोकेट होकर यहाँ आ गया, लेकिन इन दोनों के बनने के वजह से, मतलब इस तरह से होने की वजह से दो तरह का डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन बन चुका है। ये देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो पहले तो स्टोकियोमेट्रिक ये फुलफिल करेगा, इसमें कोई फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी भी फुलफिल रहेगा, लेकिन ये जो डिफेक्ट है ये दो डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। एक तो जहाँ से जगह पॉजिटिव चार्ज छोड़ा उस जगह में इंटरस्टिशियल साइट्स बन गया, ठीक है, मतलब वैकेंसी बन गया एक तरह से, और नए वैकेंसी मतलब जहाँ वॉइड था उस जगह में केटायन चला गया, उसके वजह से क्या हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया। याद करो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लैटिस साइड से एलिमेंट या फिर एटम आयंस मिसिंग होगा उसको बोलते हैं क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जा रहा है इंटरस्टिशियल साइट पे, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ ये दोनों डिफेक्ट अगर सेपरेटली अगर पढ़ेंगे तो ये आयनिक में मौजूद नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलकर ये क्या कर रहा है, फ्रेंकल डिफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो ये बात बोला गया है, दिस इज रिलेटेड विद द वैकेंसी डिफेक्ट, वाइल अगर आप दूसरे वाले को देखोगे देन दिस इज रिलेटेड विद द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि व्हेन एन आयन ऑक्युपाइज अ नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट लिविंग इट्स प्रॉपर साइट वैकेंट द डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयन जनरली अपने वैकेंट अपने पोजीशन को छोड़कर कोई नए पोजीशन में जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरह का फ्रेंकल डिफेक्ट को क्रिएट करता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली मैंने लिख रखा है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग द फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, पहले तो ये आयनिक कंपाउंड के थ्रू दिखाया जाता है और वो कंपाउंड दिखाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बताया गया है कि सिंस नंबर ऑफ आयंस मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एज ए होल फ्रेंकल डिफेक्ट डू नॉट डिफेक्ट द डेंसिटी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो आयंस, नंबर ऑफ आयंस नहीं, नो आयंस, कोई आयंस मिसिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास वही है वॉल्यूम वही रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा क्या, फ्रेंकल डिफेक्ट जनरली शोन बाय द सिल्वर हैलाइड्स, जैसे कि जहाँ पर साइज के डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिले, ठीक है, वहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में एक टर्म यहाँ पर आया है, देखो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आप देखो तो थोड़ा सा पीछे करके वहाँ पर भी आपको शॉर्ट के डिफेक्ट में मिलेगा जरूर। दैट मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा मतलब आयनिक कंपाउंड है जिसके पास शॉर्ट की डिफेक्ट से भी एसोसिएटेड होता है ये, और फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है इसमें दोनों डिफेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट बनने का वजह क्या था, क्योंकि यहाँ पर Ag+ का साइज छोटा होता है और Ag+ का साइज छोटा होने की वजह से वो आसानी से क्या कर सकता है, इंटरस्टिशियल साइट में जाकर ऑक्यूपाई कर सकता है एंड इसी का ये फ़ायदा उठाता है। ये क्या कर सकता है ये भाई, इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी काफ़ी सही होता है, मतलब हाई होता है यहाँ पर। और इसका अगर हम बात करेंगे साइज के रिस्पेक्ट में तो साइज भी इसका स्मॉल होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये दोनों डिफेक्ट दिखाता है। ओके नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है,
किसी तरह का यहाँ पर डिफेक्ट नहीं है। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो जाता है, तो देखो यहाँ पर अचानक से कुछ नया सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग सा चॉकलेट है ना, ये आपके लिए इस तरह से मैंने कर रखा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर अगर कोई दूसरा तरह का सेम वैलेंसी वाला, ऐसा नहीं कि दूसरा वैलेंसी, फिर तो न्यूट्रलिटी मेंटेन ही नहीं होगा, सेम वैलेंसी वाला कोई केटायन आकर बैठ गया तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, दिस इज द इम्प्योरिटी। और यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में कुछ लिखा हुआ है, डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी आयंस इफ द इम्प्योरिटी आयंस आर इन अ डिफरेंट वैलेंसी स्टेट फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट आयंस, वैकेंसीज आर क्रिएट। अगर यहाँ पर मान लो कि ये 2 पॉजिटिव वाला होता तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि एक पॉजिटिव आयंस और यहाँ से हट सकता था, वैकेंसी क्रिएट हो सकता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग आएंगे, उस तरह का भी डिफेक्ट है हमारे पास, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कुछ यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक एग्जांपल मैंने ऐड कर रखा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर मान लो कि कोई दूसरा वैलेंसी वाला इम्प्योरिटी यहाँ एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर मान लो ये Sr2+ आया, तो Sr2+ क्या करेगा, 2Na+ को ये कर देगा, हटा देगा। क्यों, क्योंकि Sr2+ के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल सिस्टम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और न्यूट्रल सिस्टम ही स्टेबल होता है इसी वजह से। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ ध्यान में रखना, दिस इज द रिमूव्ड आयंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, और ऑफ कोर्स इस जगह में भी डेंसिटी डिपेंड करेगा, कैसा आयंस आया है, कितना वेट है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके तो यहाँ पर बोलना पॉसिबल नहीं है कि डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये तो डिपेंड करता है कि केटायन का क्या मास है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब दिस इज द केटायनिक वैकेंसीज, इसको क्या बोल सकते हैं, केटायनिक वैकेंसीज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अभी तक जितना भी हम लोग ये कर रहे थे तो वो क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स था, मतलब हमारा किसी भी तरह डिफेक्ट्स होगा, फॉर्मूला को जैसे पहले रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही आफ्टर द डिफेक्ट्स वो रिप्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, जिस रेशियो में हम लोग दिखाते हैं ना केटायन और एनायन, वो ही चेंज हो जाता है, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को फिर फॉलो करने लगता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दिस डिफेक्ट्स आर आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयंस और ड्यू टू एक्सेस ऑफ नॉन मेटल आयंस, इसमें बताया गया है। और इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में पहला जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के रेस्पेक्ट में समझाया गया है, और दूसरा क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने का दो यहाँ पर तरीका यहाँ पर बताया गया है, तो थोड़ा सा देखना यहाँ पर, जैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पर देखो, the solids with metal excess defect contain metal ions in excess to the stoichiometric ratio. Such defect is caused due to first anionic vacancies और सेकेंड रीजन क्या, एक्सेस ऑफ केटायन ड्यू टू इंटरस्टिशियल साइट्स। तो एट द इंटरस्टिशियल साइट्स, पहला मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। भाई एनायनिक वैकेंसीज कैसे होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो मानकर चलो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, सॉलिड क्रिस्टल है या सॉलिड पाउडर है, कुछ भी है, यहाँ पर Na+ है, यहाँ Cl- है, यहाँ Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, थोड़ा गलत हो गया, हड़बड़ी में ये गलत हो गया। यहाँ पर मान कर चलो ना कि मेरे पास ये सिस्टम है, एक नॉर्मल सिस्टम, सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मेरे पास क्या है, Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर यहाँ पर क्या है, Cl-, यहाँ Na+, और यहाँ Cl-। यहाँ पर मान लो कि सोडियम का वेपर मौजूद है, और इसे अगर मैं क्या करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हीट करूँ, सपोज दैट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल करंट पास कराऊँ, कुछ भी, तो उस कंडीशन में सोडियम क्या होगा, सोडियम आयोनाइज होगा। जो सोडियम वेपर है वो क्या हो जाएगा, वो सोडियम वेपर आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होगा तो वो सोडियम प्लस क्या होगा, ये डिपॉजिट करेगा इस सरफेस में, और सोडियम प्लस अगर यहाँ पर आकर डिपॉजिट करेगा तो इस जगह में क्या होगा, Cl- ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकता है, और इस वजह से एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाता है। अगर Cl- यहाँ से चला गया तो भाई यहाँ पर फिर आएगा कौन, तो जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है, और इस वजह से फिर ये क्या करता है, कलर शो करता है।
ठीक है। तो इस जगह में तो येलो कलर दिखता है, यहाँ पर आपको बताया गया है, आप एनसीईआरटी पढ़ना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना उसी तरह से मिलेगा कि आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का सिस्टम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सिस्टम है, वहाँ पर सोडियम वेपर होगा, उसे एनर्जी दोगे वो आयनाइज करेगा, सोडियम प्लस जो चार्ज बन रहा है उस सॉलिड सरफेस में डिपॉजिट होगा, मतलब सरफेस में आएगा। अगर सरफेस में आएगा तो यहाँ का क्लोराइड ऊपर में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सोडियम प्लस का, तो Cl माइनस मूव करके कहाँ चला जाएगा, इस जगह में जाएगा। और अगर इस जगह में जाता है Cl माइनस का मूवमेंट अगर यहाँ होता है तो उस जगह में यहाँ पर जो वैकेंसी जो क्रिएट हो रहा है उस जगह में कौन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है। और उस सेंटर को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। और एफ सेंटर के वजह से फिर अगर क्या होता है, कलर शो करता है। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर है क्या, देखो एक एनायंस यहाँ से हट गया, और एनायन क्यों हटा वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। और इस जगह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर जाता है। सो द एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो कि सोडियम वेपर से आयनाइज बनने होने के बाद निकला था इलेक्ट्रॉन। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर्स। एंड दिस एफ सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। इस वजह से फिर ये क्या कंपाउंड क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, कलर शो करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। The kind of defect is shown by alkali halides such as NaCl और KCl। तो NaCl का मैंने बता दिया, KCl का भी आप देख लेना। ठीक है। तो ये चीज देख लो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा केटायन के वजह से भी यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान में आया, सिस्टम पहले वाला भी न्यूट्रल ही था, लेकिन स्टोकियोमेट्री फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले वाले का अगर मैं सिस्टम बता दूं, पहले वाले का मैं बता दे रहा हूं, तो वहां पर क्या हुआ, सोडियम वहां पर डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, Na1 प्लस डेल Cl, क्योंकि क्लोराइड तो उतना ही है ना, क्लोराइड तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ, सोडियम प्लस बनकर डिपॉजिट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्मूला से फिर नहीं लिख सकता। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंडर में आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू केटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। अगर कोई केटायंस यहाँ पर है, जैसे कि एक केटायन और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या कहेंगे, मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस। एक्स्ट्रा केटायन आने की वजह से हुआ। अब रह गया कि भाई ये एक्स्ट्रा केटायन आया क्यों, कैसे आ रहा है, वो चीज़ भी समझ लो। तो इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल्स हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट। जनरली ये कौन से ये में जाता है, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट दिखे उसमें ये इस तरह का डिफेक्ट फाउंड होता है, पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है, इसको हीट करोगे ना तो इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जहाँ मेटल केटायंस आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिससे हीट करते हैं यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगता है जिंक ऑक्साइड से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ZnO को हीट करने पर ऑक्सीजन ये तो बाहर निकल गया, रह जाता है क्या, Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो Zn2 प्लस क्या रह जाएगा, ये हमारा कहीं ना कहीं इस जगह में मौजूद रहेगा साथ में केटायंस। तो ये देखो Zn2 प्लस इंटरस्टिशियल साइट्स के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, और इंटरसाइट्स में मौजूद है, और उसके इक्वल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। यहाँ पर मैंने दो Zn2 प्लस को दिखाया, एक जगह यहाँ दिखाया और एक यहाँ पर दिखाया है। तो उसके रेस्पेक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये बन कैसे रहा है, जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर O2 तो बाहर चला जा रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, काउंटर कौन कर रहा है, चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग
इसमें कुछ लाइन लिखा हुआ है, क्रिस्टल्स विद आइदर ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस सच मेटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स। इस तरह का मटेरियल क्या होता है, जनरली सेमीकंडक्टर भी होता है, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। अब यहाँ पर आते हम लोग, एक एक डिफेक्ट्स रह गया जो यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं किया है, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करते हैं, पहले ये समझ लो, ठीक है। दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वहां शो होता है जहां पर केटायंस एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी रखे, वहां पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि मैं बात करूंगा FeO के साथ, ये जनरली होता क्या है, समटाइम्स इसको आप लिखोगे 0.93 ऑक्सीजन, ये शो कर सकता है, ठीक है। आइडियल फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, और नॉन आइडियल फॉर्म में ये इस तरह से हो जाएगा जब डिफेक्ट्स इसके साथ रहेगा। निकेल हो सकता है, निकेल ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, Na, यहाँ पर 0.98 ऑक्सीजन। क्या ये हमारा न्यूट्रल होगा? ऑफ कोर्स न्यूट्रल होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो आयरन का संख्या ऑक्सीजन के कंपेयर में नहीं है बराबर, तो फिर ये न्यूट्रल कैसे होगा? भाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, Fe2+b और Fe3+b। यहाँ पर भी निकेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी निकेल 2+ और 3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये भी क्या कर सकता है, ये भी मतलब एक तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर सकता है। अब रहा कि ये बनता कैसे, ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। पहले तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो द क्रिस्टल्स इन विच मेटल आयंस या केटायंस हैव टेंडेंसी टू शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल दोज केटायंस, वो सारा का सारा केटायनिक मेटल जो होता है वो क्या होता है, इस तरह का डिफेक्ट शो करने का टेंडेंसी रखता है। जैसे कि आप सोचो ना, आपके पास Fe2+ है, इसके बगल में क्या है, O2- है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, Fe2+ है, फिर अगर यहाँ पर क्या O2- है, और यहाँ पर क्या है Fe2+, यहाँ पर फिर क्या है हमारे पास O2-, अगेन यहाँ पर Fe2+, यहाँ पर क्या है O2- और यहाँ पर Fe2+। अगर मानकर चलो कि किसी वजह से Fe2+ यहाँ मिसिंग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या चार्ज बैलेंस होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी क्या है 3+b शो करने का। तो अगर एक Fe2+ अब्सेंट रहा तो एक Fe2+ को काउंटर करने के लिए क्या किया गया, दो Fe2+ कन्वर्ट हो गया, किस में, Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये सिस्टम क्या होगा, स्टिल इलेक्ट्रो न्यूट्रल शो करेगा, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी शो करेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मेरा बात समझ रहे हो, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी बात करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो पढ़ लिए ना, काफ़ी। हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे।